आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, मैं हूं अवधेश राय और आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मीरा भाईंदर में आज हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस के जिला कार्य अध्यक्ष राकेश पुरोहित जी से। आज हम चर्चा करने वाले हैं आगामी जो चुनाव आने वाला है 2022 का, उनके लिए उनकी क्या तैयारियां हैं, यहाँ पे जो कांग्रेस जो खस्ता हाल है उसके बारे में जानना चाहेंगे। आइए बात करते हैं क्या कहना है उनका, उनकी क्या तैयारी है। देखिए 2022 में जो चुनाव आ रहा है अभी कांग्रेस पार्टी के तौर पे हम आज जो कोविड काल भी गया है उसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सक्रिय रही है। ऐसा नहीं कि किसी बीमारी के डर से या हमारे कार्यकर्ता घर में बैठ गए हों, ऐसा पिछले कोविड काल में भी नहीं हुआ और ये जो अभी दोबारा कोविड 2.0 आया है इसमें भी कोई ऐसी बात हुई नहीं है। हमने रात दिन यहाँ पर हेल्पलाइन सेंटर चलाया है। मुद्दे मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, एक तो कोविड काल का ये जो मुद्दा है इसमें हमारा सतत प्रयास रहा है कि किस प्रकार हम 24 घंटे हेल्पलाइन के माध्यम से लोगों की मदद कर सकें और वो हमने चलाया है। पिछले 2 महीने से लगभग वो चीज़ें यहाँ चल रही है। मीरा रोड के ऑफिस से वो मॉनिटर होती है और हेल्पलाइन चल रही है। उसके अलावा अगर हम विकास इस तरीके से देखें कि विकास मुद्दे जो हैं, तो यहाँ पर जो प्रशासन है, जो भाजपा का प्रशासन है, उसमें जिस तरीके की जो कमतरता है, जो भी जिस तरीके का भ्रष्टाचार आ रहा है, जिस तरीके से लोगों को त्रस्त किया जा रहा है, किस तरह सीवेज लाइन में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम शुरू ना होके भी आज उनका पैसा लिया जा रहा है, टैक्स बढ़ाया जा रहा है। कोविड काल में भी लोग परवाना के पैसे के लिए व्यापारियों को तंग किया गया जबकि दुकानें बंद थी। तो इन सारे मुद्दे को लेके पेरेंट कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, इन सब ने बहुत अच्छा रोल अदा किया है। हम कमिश्नर साहब से मिले हैं, हमने धरना आंदोलन किया है। तो इस तरीके की चीज़ें, पब्लिक के हित की चीज़ों के लिए कांग्रेस सिर्फ चुनावों के लिए नहीं, आपने कहा कि चुनावों की ये हमारा सतत तैयारी है। ये 5 साल हम इस तरीके से, आज से 2 साल पहले चुनाव नहीं थे लेकिन फिर भी कांग्रेस जो पानी के मुद्दे को लेकर थी, कांग्रेस ने आंदोलन किया। आज से 3 साल पहले चुनाव नहीं थे लेकिन हमने यहाँ पर जो MRTP की नोटिस के बिना जो लोगों की दुकानें वगैरह, गाले वगैरह तोड़े गए भाजपा के, ये एक तरीके से तानाशाही पूर्ण रवैया था, तो हमने उसके खिलाफ भी हमने आंदोलन किया। तो चुनाव तो आते जाते रहेंगे लेकिन कांग्रेस जो है ये 24/7 हम एक्टिव हैं और 5 साल तक हम लगातार पब्लिक के, जनता के हित का कार्य करते हैं। देखिए, आपने अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र सरकार में सत्ता में आने के लिए शिवसेना का समर्थन आपने दिया। क्या जो 2022 इलेक्शन आने वाला है, क्या आप शिवसेना के साथ में लड़ना चाहेंगे या राष्ट्रवादी के साथ गठबंधन करना चाहेंगे या अकेले राह के मार्ग पर चलना चाहेंगे? आपकी क्या निष्पत्ति है? देखिए, कांग्रेस पार्टी राज्य लेवल पे शिवसेना के साथ लड़ेगी, अलग लड़ेगी। ये देखिए, पहली बात तो सरकार बनती है, कोई भी जो एक कॉमन मिनिमम एजेंडा होता है उस पर बनती है, तो ये सरकार भी उसी पर बनी हुई है। और अलग लड़ेंगे या साथ लड़ेंगे, ये मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है कि मैं आपको बताऊं। ये वरिष्ठ जो भी निर्णय लेंगे, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा जो निर्णय करेगी, प्रदेश अध्यक्ष जो निर्णय करेंगे, उस हिसाब से प्रदेश के चुनाव होंगे। और यहाँ पर लोकल में जो है प्रदेश के मार्गदर्शन में, मुजफ्फर हुसैन साहब के मार्गदर्शन में जो भी निर्णय होगा, कार्यकर्ता उस हिसाब से काम करेंगे। कांग्रेस अपने हिसाब से हर तरीके से लड़ने में सक्षम है, सारे कैंडिडेट देने में सक्षम है, चाहे हम साथ लड़े चाहे अलग लड़े। नहीं, बिल्कुल मुजफ्फर हुसैन साहब के नेतृत्व में काम करेंगे और पूरे दमखम से काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास वो नेता है आज की तारीख में जो एक राज्यव्यापी अपनी पकड़ रखते हैं और बहुत अच्छी उनकी एक दूरदृष्टि है और शहर को, सभी धर्मों को, सभी जातियों को लेकर चलने वाले एक नेता है। तो हम तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। राजनीति में सीटें कम ज़्यादा ये सब चलता रहता है, इसमें कुछ नहीं है। 5 साल ये है, 5 साल वो, लेकिन हम कैसे व्यक्ति के साथ जुड़े, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम उनके मार्गदर्शन में हम कांग्रेस पूरी तरीके से ये चुनाव लड़ेगी। अगर आप देखने जाइए तो मीरा भाईंदर की जो खस्ता हाल है, अर्थ से फर्श पे गिरी है और यहाँ पे उनकी जो आपके नगर सेवक हैं वो भी काफ़ी कम है। क्या वजह हो सकती है उसकी? देखिए, कांग्रेस, पहली बात तो ये कि हम कहते हैं कि मीरा भाईंदर में खस्ता हाल है। मैं आपको बता दूं कि आसपास के आप ज़िले में पूरे में देख लीजिए तो सबसे ज़्यादा सीटें मीरा भाईंदर में हैं। भिवंडी को छोड़ दिया जाए तो मीरा भाईंदर में भी काफ़ी सीटें हैं। आज 12 सीटें हमारे जीत कर आए थे, कुछ लोगों ने दगा दे दिया, वो एक अलग विषय है, क्योंकि भाजपा के लोग हैं, पैसे का वगैरह प्रलोभन देते हैं। तो यहाँ लेकिन जनता ने हमारे 12 लोगों को जिता कर दिया था और ऐसी कोई खस्ता हाल वाली बात नहीं है। हमारे कई नगर सेवक ऐसे थे जो बहुत कम मार्जिन से डिफीट हुए हैं और बहुत अच्छा वोट लाया है उन्होंने। और
ये देखिए, मीरा भाईंदर भी इस राज्य का हिस्सा है और इस देश का हिस्सा है। तो जब देश में कोई लहर या जो हम कहते हैं कि कोई एक एंटी इनकम्बेंसी चलती है, तो मीरा भाईंदर भी उससे अछूता नहीं रहता है। आज के समय में कोई भी व्यक्ति जो है वो इस लहर की चपेट में आ जाता है जो केंद्र द्वारा चलाई गई, चाहे धार्मिकता के मुद्दे पे चलाई हो, झूठे वादों के मुद्दे पे चलाई हो, तो लोगों को गुमराह किया गया। और इन 5-7 सालों में लोगों ने देखा कि ये जो है, आप खुद भी देख रहे हैं एज ए पत्रकार के जो उनके मुद्दे थे, वो सारे मुद्दे या तो उन्होंने यू टर्न ले लिया या उन मुद्दों से अपना ताल्लुक ही छोड़ दिया। पेट्रोल डीजल हो गई, महंगाई हो गई, गिरता रुपया हो गया, ये सारी चीज़ें जनता देख रही है कि जो उस वक्त में समय में मुद्दा हुआ करती थी, आज अगर आप उस चीज़ की बात करते हो तो आपको देशद्रोही, धर्मद्रोही, हर तरीके के आपको टैग दे दिए जाते हैं। तो मीरा भाईंदर में भी कुछ उस लहर का असर और कुछ एंटी इनकम्बेंसी का असर मिला कि जो केंद्र और राज्य की तरफ से। बाकी ऐसा नहीं है कि मीरा भाईंदर में कांग्रेस को चाहने वाले लोग नहीं हैं। बहुत बड़ी तादाद में इन्हीं लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है, वर्षों वर्ष वोट दिया है। हाँ, पिछला कुछ 10 साल का जो पीरियड निकला है वो शायद कांग्रेस के लिए उतना उचित नहीं है। हमने काम किया है और हम जो इतने समय से काम करते आ रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमें ज़रूर जनता मौका देगी, क्योंकि यहाँ सब लोगों को मौका देकर देख चुकी है जनता। पिछले 5, 7, 8 सालों में सब कुछ देख लिया कि किस तरह यहाँ भ्रष्टाचार हुआ, किस तरह यहाँ हर चीज़ पे एक तानाशाही दिखाई गई। तो जनता समझदार है और निर्णय हमारे पक्ष में ज़रूर होगा। जैसे कि आप मारवाड़ राजस्थान से हैं और मारवाड़ी समुदाय से आप ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जो मारवाड़ी समाज के लोग होते हैं वो ज़्यादा करके बीजेपी वालों को सपोर्ट करते हैं। आप उनको किस तरह से कांग्रेस की तरफ मोड़ना चाहेंगे, उसके लिए आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, आपने कहा कि राजस्थानी समाज बीजेपी को सपोर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर ज़रूर भाजपा को सीटें मिली है, अधिक सीटें मिली है, लेकिन यही राजस्थानी समाज तो राजस्थान में भी है, फिर वहाँ पर कैसे कांग्रेस को इतनी सीटें मिल गई? तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी को ही सपोर्ट करता है। हाँ, ज़रूर कुछ जैसे अन्य देश, पूरे देश में हुआ लोगों के साथ, ये भी कुछ ऐसी भावनाओं में बह गए जहाँ पर भाजपा ने इनको बरगलाया। और यहाँ लोकल लेवल पे आप देख ही रहे हैं कि 2 नेता हमारे राजस्थानी समुदाय से आमदार बन के गए हैं, लेकिन लोगों ने देखा कि किस तरह मैं राजस्थानी करके एक ने भ्रष्टाचार की सारी पराकाष्ठा कर दी। मतलब कोई लिमिट ही नहीं छोड़ी है उन्होंने। तो मैं राजस्थानी हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे शहर को लूटने का हक है। मैं राजस्थानी हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं राजनीति की और समाज सेवा की आड़ लेकर अपना व्यापार करूँ। तो लोगों ने ये देखा है और उन्होंने फिर उन्हें दूसरा एक नेता मिला जो कि आज वो कह रहे हैं कि निष्क्रिय हैं। तो अब राजस्थानी समाज जागरूक हो चुका है। सिर्फ इसलिए वोट कि मैं राजस्थानी हूँ तो मुझे वोट दीजिए, ये नहीं होगा। लोग कैलिबर देखेंगे। आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप सुलझे हुए व्यक्ति हैं, आप नॉन करप्ट व्यक्ति हैं, तो ज़रूर लोग आपका सहयोग करेंगे और ये मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, अगर आप देखें तो बीजेपी इसमें 2 खेमों में बटी हुई है, तो क्या आपको लगता है कि उनकी आपस का जो अंतर कलह की वजह से यहाँ पे कांग्रेस को फ़ायदा होगा, या कोई भी नगर सेवक जो बीजेपी के आपके टच में है? जी, बीजेपी के अभी कहना जल्दबाजी है। हमारे पक्ष प्रवेश तो नहीं किया है किसी ने, लेकिन हाँ, संपर्क में ज़रूर है और आने वाले समय में आपको भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार ये चीज़ें कांग्रेस के पक्ष में जाने वाली है। रही बात आपने कही कि अंतरकलह की, तो ये जनता देख रही है मीरा भाईंदर शहर की, किस तरह इस महानगर पालिका को लूट कर खाने के लिए, मलाई खाने के लिए, यहाँ पर ठेकेदारी का वर्चस्व चलाने के लिए और कमीशन खोरी के लिए किस तरह 2 गुट आपस में झगड़ रहे हैं कि किसे मलाई ज़्यादा मिल जाए। तो ये जनता पूरी तरीके से देख रही है और ये जो एक तरह का राजनीतिक रूप से नंगा नाच ये जो कर रहे हैं, इसकी सज़ा इनको आने वाले समय में जनता देगी। और देखिए, कोई भी पार्टी है अगर गुटबाजी में यहाँ होगी तो गुटबाजी में कभी जनता का भला नहीं हुआ है, जनता का विकास नहीं हुआ है। गुटबाजी इनकी गुटबाजी जो है वो जनता के हित के लिए नहीं है, वो खुद के स्वार्थ के लिए है। एक होती है जनता के हित के लिए कि मैं सेवा करूं, लेकिन इनकी गुटबाजी इसके लिए कि ये टेंडर कौन ले और वो टेंडर कौन ले। तो इस गुटबाजी की वजह से ये सारी चीज़ें चल रही है और इनके तो खुद के नगर सेवकों का ये ब्लेम है कि हमें कुछ मिल नहीं रहा है, हमारे नेता सब कुछ ले जाते हैं। गुटबाजी का ये सबसे बड़ा कारण है।
तो ये जो गुटबाजी है, ये लोग देख रहे हैं कि किस तरह इनको लूटने के लिए ये दो गुट बने हैं। शायद भविष्य में जाके वापस से अलग अलग चेहरा दिखा कर लड़ेंगे और आगे जाके दोबारा से एक हो जाएंगे लूटने का मकसद लेकर। तो जनता इस बार इनको मौका नहीं देने वाली। जैसे कि कोरोना की दूसरी लहर समाप्त होने वाली है और तीसरी लहर आ चुकी है डेल्टा प्लस, उससे बचने के लिए कांग्रेस, यहाँ पे देखो महाराष्ट्र में सरकार है, तो उससे बचने के लिए कांग्रेस क्या कर रही है जिससे कि लोगों को इस महामारी से बचाया जा सके? और वैक्सीन की बहुत कमी है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, पहली बात तो ये कि कोरोना की इस महामारी तीसरी लहर से बचने के लिए कांग्रेस क्या कर रही है। तो कांग्रेस का जो काम है, देखिए प्रशासन में इस वक्त लोकल प्रशासन में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। फिर भी हम जितने भी एक पॉजिटिव जो विचार हो सकते हैं, जो पॉजिटिव आइडियाज़ हो सकते हैं, वो हम कमिश्नर के माध्यम से, मेयर के माध्यम से हम ज़रूर उनको देते हैं कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए। जिस तरह के अभी तीसरी लहर का ख़तरा कह रहे हैं कि बच्चों के लिए थोड़ी सी ख़तरनाक ज़्यादा साबित होने वाली है, तो हमने कमिश्नर को ये लेटर भी दिया, कमिश्नर साहब से बात भी की कि आप जो गलतियाँ पूर्व में कभी हो गई हो तो उन गलतियों को दोहराए नहीं, और ये बच्चों की बात आने वाली है तो आप प्लीज़, हमारा खर्चा एक्स्ट्रा जाएगा। इन्होंने 100 करोड़ से अधिक का बजट रखा, हमने एक शब्द नहीं कहा कि भाई आप 100 करोड़ रखते हो, उसमें कुछ नुकसान होता है। लोगों ने प्रश्न उठाया कि कोविड सेंटर शुरू हुआ और वहाँ पे एक भी पेशेंट नहीं गया। हम वो कोई सवाल नहीं उठाने वाले कि किस प्रकार से नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ व्यक्ति के जीवन का सवाल है। आपका नुकसान 10-20 करोड़ हो जाएगा तो भी परवाह नहीं, लेकिन व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए। आप तैयारी कीजिए, बीमारी की पूरी तैयारी कीजिए। मरीज़ आते हैं, नहीं आते हैं, आगे देखा जाएगा। हो सकता है नहीं आए, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। हो सकता है हमारे 25-50 करोड़ रुपए वेस्ट हो जाए, हो जाने दीजिए, लेकिन तैयारी हमें पूरी करनी है ताकि कि हम कम से कम जो लाइफ का लॉस है वो कम से कम होना चाहिए। ये हमने कमिश्नर साहब को बोला है कि आप 100 करोड़ से अधिक का बजट रखिए, लेकिन किसी प्रकार की कोताही इस मामले में मत रखिए। दूसरी बात आपने कही कि कोविड का वैक्सीन बहुत कम आ रही है। तो देखिए, वैक्सीन को लेकर तो हम ये शुरू से कह रहे हैं। वैक्सीन देखिए, भारत में आज के वक्त में 100 करोड़ के आसपास लोगों को वैक्सीन लगनी है। 100 करोड़ के पास लोगों को वैक्सीन लगनी है, यानी 200 करोड़ डोजेज़ लगनी है। अब 200 करोड़ डोजेज़ में जनवरी में हमारा वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू हुआ था। जनवरी से लेके अभी तक 6 महीने लगभग पूरे हो गए, और 6 महीने में पूरा अगर वैक्सीनेशन आप देखेंगे, जो फुल्ली वैक्सीनेशन क्राउड है तो वो 4% है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 6 महीने में हमने फुल्ली वैक्सीनेटेड क्राउड 4% का किया है। तो ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस, ये गवर्नमेंट का फेलियर है। हमारे जो नेता हैं राहुल जी गांधी, उन्होंने पहले भी कहा था कि ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम में आपको इंपोर्टेड वैक्सीन्स मंगानी पड़ेगी। सिर्फ भारतीय 2-3 कंपनियों के ऊपर रिलाई करके ये वैक्सीनेशन कैंपेन पूरा नहीं होगा। लेकिन उनके नेताओं ने क्या कहा राहुल जी के बारे में कि ये विदेशी वैक्सीन के फेवर कर रहे हैं, ये शायद उनको वहाँ से कुछ कमीशन मिल रहा है, इस तरह के इल्ज़ाम लगाए। अल्टीमेटली अब सरकार को क्या करना पड़ा, रशियन वैक्सीन को आखिरकार स्पुतनिक को उनको इजाज़त देनी पड़ी। अब मॉडर्ना के पीछे जा रहे हैं, अब फाइज़र से एग्रीमेंट करने की बात चल रही है। तो ये चीज़ें अब आप कर रहे हो, उस वक्त तो आप मान लिए होते तो शायद इतनी देरी होती ही नहीं। आपने कोई ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया। तो ये भुगतान ये जनता कर रही है, जाने गंवा कर ये भुगतान कर रही है, और इसका भुगतान मोदी जी को आने वाले समय में राजनीतिक रूप से करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूर्ण तरीके से उनकी गलती है। देखिए, आने वाले कम से कम, मैं आपको कह रहा हूँ, 1 साल तक ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम ख़त्म नहीं होगा। इन्होंने उस दिन 82 लाख 86 लाख वैक्सीन दी, तो उसका एक इवेंट मैनेजमेंट कर दिया, एक तरह से एक इवेंट बना डाला उसको कि देखो भारत ने 90 लाख वैक्सीन दे दी। उसके दूसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन क्या हुआ, आज मीरा भाईंदर में कल भी वैक्सीन नहीं है। यानी आप 3 दिन वैक्सीन न दे के चौथे दिन रिकॉर्ड बनाते हो। आपका जो एवरेज है वो एवरेज आप 25 से 30 लाख वैक्सीन का एवरेज आ रहा है। अब आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिए कि 200 करोड़ डोजेस देने के लिए ये 25-30 लाख वैक्सीन रोज़ का एवरेज होगा, तो कितना समय लगने वाला है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि मीरा भाईंदर में कितने नगर सेवक जीत के आएंगे? क्या आपका अगला महापौर होगा यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से मैं आपको डिजिट नहीं देता, लेकिन सत्ता कांग्रेस पक्ष स्थापित करेगी, और कांग्रेस पक्ष को पूर्ण बहुमत, अगर कांग्रेस पक्ष हमारे नेता निर्णय लेते हैं कि पूरे तरीके से होल एंड सोल वन मैन जाना है और हमें एकला चलोरे की नीति पर चलना है, तो भी हमें सत्ता मिलेगी। और यदि हम गठबंधन के तरीके से जाते हैं तो भी हमें सत्ता स्थापन करनी है।
तो ये तो थे हमारे जिला कार्य अध्यक्ष राकेश पुरोहित जी, जिन्होंने हमसे बात करते दौरान उन्होंने कहा कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं मीरा भाईंदर में, वो निष्ठावान से सुबह शाम हमेशा काम करते रहे, आम जनता के लिए कर रहे हैं। उनकी कोई भी तकलीफ हो ये हमेशा तत्पर रहते हैं काम करने के लिए। हाँ, यहाँ पे जो कांग्रेस की जो खस्ता हाल है उसके लिए उन्होंने कहा कि हमारे जो 12 नगर सेवक आए थे, कुछ हमारे नगर सेवक दगाबाज निकल गए, जो कि अलग खेमे में चले गए। उन्होंने हमें धोखा दिया है। हमारे कांग्रेस की खस्ता हाल है उसे हम वापस से ऊपर लाएंगे और हो सकता है 2022 के इलेक्शन में हमारा महापौर होगा। नमस्कार, मैं हूं अवधेश राय और आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।